हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल एमएमएससी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, मोशन चैप्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं गति। सबसे पहली बात कि मोशन चैप्टर से बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 या फिर बीएसएससी में कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ से ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही सेक्शन आज हम आपको कवर कराएंगे। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम आपको कवर कराएंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे गति यानी मोशन। गति किसे कहते हैं? तो कोई भी वस्तु, कोई भी पार्टिकल जब समय के साथ अपना पोजीशन में बदलाव करें, उसको हम किस में कहते हैं? उसको हम कहते हैं गति में कहते हैं। जैसे मान लिया दौड़ता हुआ कुत्ता समय के साथ अपने स्थिति में बदलाव कर रहा है, उड़ता हुआ पंछी समय के साथ अपने स्थिति में बदलाव कर रहा है, उसको हम किस में कह देंगे? हम गति में कह देंगे। और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा विराम, जो समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, उसको हम क्या कहते हैं? विराम, दैट मीन्स रेस्ट कहते हैं। अब इस मोशन में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, आप उसको समझिए। देखिए, एक विमीय गति को इंग्लिश में कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं वन डायमेंशन मोशन। शॉर्टकट में ओडीएम में लिखा हूं। यहां से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप वो जानिए। क्वेश्चन, अगर कोई सड़क है और उस सड़क पर अगर कोई कार सीधी रेखा में गमन कर रहा है, सीधे चल रहा है, तो उसको कौन सा गति कहेंगे? उसको हम कहेंगे वन डायमेंशन मोशन यानी एक विमीय गति। अब हम बात करेंगे द्विविमीय गति यानी टू डायमेंशनल मोशन। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि कोई एक सूर्य है और सूर्य के चारों ओर अगर पृथ्वी चक्कर लगा रहा है तो कौन सा गति कहलाएगा? वो गति कहलाएगा द्विविमीय गति, दैट मीन्स टू डायमेंशन मोशन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टू डायमेंशन मोशन कहेंगे, TDM इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं। यानी अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसको हम किस में कहते हैं? उसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन में। अब यहाँ से थ्री डायमेंशनल मोशन यानी थ्री डायमेंशन मोशन, शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूँ TDM। यहाँ से किस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखिए, अगर कोई पक्षी आकाश में उड़ रहा है, कौन सा गति कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा थ्री डायमेंशनल मोशन यानी त्रिविमीय गति कहा जाएगा। ठीक है। अगर कोई पतंग आकाश में उड़ रहा है, किस टाइप का गति कहलाएगा? ODM यानी एक या फिर द्वि या फिर त्रि, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रि बोलेंगे। सीधी रेखा में गति करे यानी एक विमीय गति, वृत्तीय पथ में गति करे दो। अब उसके बाद हम बात करें त्रिविमीय यानी खुली स्पेस में अगर कोई वस्तु गति करे, उसको हम कह देंगे थ्री डायमेंशनल मोशन में। ठीक है। अब चौथा हम बात करेंगे वृत्तीय गति यानी इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। आइए वृत्तीय गति को हम लोग समझने की प्रयास करें। सबसे पहली बात, यहां से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसको भी जानिए। देखिए, ये कोई एक वृत्त है और मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बॉडी है, कोई एक यहाँ पर वस्तु है, कण है, जो भी है। अगर जैसे आगे बढ़ते इसमें देखने को क्या मिले? इसकी जो गति है, इसकी गति वृत्तीय है। तो अगर कोई वस्तु वृत्ताकार आकृति पर गमन करे, वृत्तीय पथ पर गमन करे, तो उसको कहते हैं वृत्तीय गति। इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर मोशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। लेकिन हाँ, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आप उसको जानिए। देखिए, ये मान लीजिए चलते चलते बी पर आ गया। कहाँ पर आ गया? बी पर। तो सबसे पहली बात, इसको टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। देखिए, प्रत्येक बिंदु पर इस वस्तु का जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो चेंज होते रहता है। जैसे मान लीजिए इसकी दिशा चेंज होती है, वेग चेंज नहीं होती, इसकी दिशा चेंज होती है। जैसे मान लीजिए ए है तो ए का डायरेक्शन ऐसे हो जा रहा है। ए का अगर मान लीजिए ए पर है तो इसकी गति का दिशा ये हो जा रहा है। बी है तो इसका दिशा, वेग का दिशा ये। सी पर वेग का दिशा ये हो जाएगा। यानी इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि वृत्तीय गति में प्रत्येक बिंदु पर वस्तु का वेग बदलता है। वेग मतलब बोले तो दिशा बदलता है। तो जब प्रत्येक बिंदु पर वेग बदलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वृत्तीय गति पर जो कण जो गति करते हैं वो त्वरित होते हैं, दैट मीन्स एक्सेलरेटेड होते हैं।
कैसे होते हैं? एक्सीलरेटेड। क्यों एक्सीलरेटेड? क्योंकि जो वेग है वो प्रत्येक दिशा पर बदल रहा है। अगर प्रत्येक दिशा पर वेग नहीं बदलता तो उसको हम एक्सीलरेटेड नहीं कहते। तो यहाँ पर देखने को क्या मिला? प्रत्येक बिंदु पर दिशा बदलते जा रहा है, इसलिए कैसा? एक्सीलरेटेड है। तो ये 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वृत्तीय गति के बारे में। चलिए अब उसके बाद से हम बात करेंगे विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए विस्थापन को बोला जाए तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। देखिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है या बीच की जो लंबाई होता है, उसी लंबाई को हम क्या कहते हैं? उसी लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए कोई एक वस्तु ये जो है एक हम एक पार्टिकल मान ले रहे हैं। ए यहाँ से चलना प्रारंभ किया, चलते 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 फिर ए पर आ गया, यानी इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। तो जब इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो यहाँ पर विस्थापन का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर विस्थापन का वैल्यू हो जाएगा 0 होगा। यानी अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विस्थापन 0 हो सकता है? यस, हो सकता है। अब देखिए विस्थापन जो है निगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक बिंदु है, ये आगे की तरफ चला 5 मीटर, आगे की तरफ कितना चला? 5 मीटर, और पीछे की तरफ चला 10 मीटर। पीछे की तरफ कितना चला? 10 मीटर। देखिए आगे की तरफ 5, पीछे की तरफ 10, तो पीछे के लिए माइनस लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन है। सॉल्व किए तो कितना आ गया? -5 आ गया। यानी जो विस्थापन है, विस्थापन निगेटिव में भी हो सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या विस्थापन 0 हो सकता है? हो सकता है। क्या निगेटिव हो सकता है? यस, निगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव तो हर हाल में भी हो सकता है। यानी जो विस्थापन है, विस्थापन निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और साथ ही साथ क्या हो सकता है? प्लस में भी हो सकता है। चलिए अब आइए हम बात करेंगे दूरी की। तो जो दूरी होता है, दूरी हमेशा प्लस में होता है, यानी दूरी हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। दूरी निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। अब विस्थापन और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आप उसको जानिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होता है। देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है यानी जो विस्थापन है, विस्थापन, ठीक है, दूरी के, यह है दूरी, यह है विस्थापन। विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, विस्थापन दूरी से कम हो सकता है, लेकिन विस्थापन दूरी से अधिक कभी भी नहीं होता है। इस रिलेशन को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और पूछे भी गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन का वैल्यू दूरी से कभी बड़ा नहीं होता है, दूरी से छोटा हो सकता है या फिर दूरी के बराबर हो सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे चाल की। किसकी बात करेंगे? चाल की हम बात करेंगे। तो देखिए चाल से जो रिलेटेड है एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, और वेग बराबर भी यही होता है। वेग बराबर जहां पर दूरी है वहां पर विस्थापन लिखेंगे, जहां पर दूरी है वहां पर क्या लिखेंगे? हम विस्थापन लिखेंगे। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टा समय। देखिए अंतर किस बात का? यहाँ पर दूरी है और यहाँ पर क्या है? विस्थापन है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछे जाने की संभावना होता है। देखिए चाल जो है ना, चाल एक अदिश राशि है। चाल कैसा राशि है? अदिश राशि है। चाल है अदिश राशि, ठीक है। वही बात करें वेग की, तो वेग एक सदिश राशि है। वेग कैसा राशि है? सदिश राशि है, यानी ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे त्वरण की। किसकी बात करेंगे? त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। देखिए त्वरण, सबसे पहली बात यहाँ से क्वेश्चन पूछा क्या जा सकता है कि त्वरण अदिश है या फिर सदिश है। तो ध्यान दीजिएगा, जो त्वरण है, त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण कौन सा राशि है? सदिश राशि है। और त्वरण वाला क्या होता है? तो त्वरण वाला होता है, देखिए विस्थापन बट्टा त्वरण बराबर होता है वेग बट्टा समय। त्वरण बराबर क्या होता है?
त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, यानी वेग की दर को, समय को क्या बोलते हैं, दर, वेग की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण एक कौन सा राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। अगर बात कीजिए इसकी यूनिट की, इसकी यूनिट की, तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण से यही क्वेश्चन दोनों पूछा जा सकता है, और पूछा भी क्या है। अब हम बात करेंगे मुक्त पतन। किसकी बात करेंगे हम, मुक्त पतन। तो सबसे पहली बात, मुक्त पतन को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्री फॉल। मुक्त पतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्री फॉल। देखिए मुक्त पतन को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्री फॉल। देखिए मुक्त पतन होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक डस्टर है, ठीक है। अगर इस डस्टर को हम ऐसे छोड़ेंगे और इस पर एयर रेजिस्टेंस काम ना करे, यानी जो हवा है ना, हवा जब इस पर अवरोध उत्पन्न नहीं करता है, तो इसको कहते हैं मुक्त पतन। इसको क्या कहते हैं, मुक्त पतन। मुक्त पतन तब कहते हैं जब हवा जो है, हवा का जो अवरोध है, हवा का जो रेजिस्टेंस है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। तो ऐसा कंडीशंस को, ऐसा स्थिति को हम क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं, दैट मीन्स फ्री फॉल कहते हैं। देखिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे जैसे पृथ्वी की तरफ जाएगी तो इसका जो भार है, इसका भार बढ़ते जाता है। इसका भार क्या होते जाता है, इसका भार बढ़ते जाता है। देखिए ये दूर है, इसका भार कम होगा। भार बराबर क्या होता है, mg होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, दैट मीन्स g होता है। तो इसका भार यहाँ पर है, जब वस्तु यहाँ पर है भार कम होगा। थोड़ा सा और पृथ्वी के नजदीक जाएगी तो g का वैल्यू बढ़ते जाता है। g का वैल्यू क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो इस स्थिति को मुक्त पतन कहते हैं। और मुक्त पतन के कंडीशन में g का वैल्यू लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुक्त पतन की स्थिति में g का वैल्यू कितना लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। देखिए अब हम आपको बताएंगे मुक्त पतन की स्थिति, मुक्त पतन की स्थितियां। अगर मुक्त पतन तब कहेंगे अगर इसको हम डायरेक्टली छोड़ रहे हैं, छोड़े तो इसका जो शुरुआत का जो वेग है ना, वो 0 होना चाहिए। शुरुआत का वेग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। जब ऊपर से किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो शुरुआती वेग 0 होना चाहिए, इसको कहते हैं मुक्त पतन। वही अगर नीचे से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो फाइनल जो वेलोसिटी है, यानी अंतिम जो वेग है, अंतिम वेग कितना होना चाहिए, अंतिम वेग होना चाहिए 0। ऊपर से किसी वस्तु को छोड़ते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर नीचे से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो फिर फाइनल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं मुक्त पतन कहते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा और अंत में टॉपिक रह गया है जिसको हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति, दैट मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। देखिए प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो प्रक्षेप्य गति को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। थोड़ा सा इसको आप डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। देखिए देखिए जब किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऐसे ढेला लिए, ढेला को ऐसे फेंके, ठीक है। तो फेंकने के बाद जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे हम ऐसे फेंके, हम